गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एबीजी का एसिड बेस बैलेंस जो है उसको ऑल टुगेदर देखेंगे कि अगर एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर डायग्नोज करना है तो एबीजी को किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। तो उसको समझने के लिए ये एक चार्ट हमें याद रखना ज़रूरी है। इसे आप ICU के वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि y एक्सिस पे PaCO2 है और x एक्सिस पे pH है और इसके अगेंस्ट हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ से हमें कुछ समझने को भी मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे pH अगर एसिडिक इसमें है और PaCO2 40 के नीचे है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ग्राफ है, और वही अगर pH 7.4 से ज़्यादा है और PaCO2 अगर 40 के ऊपर है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पेंसेट कर रहा है, PaCO2 कॉम्पेंसेट कर रहा है और उसका मेन डिटर्मिनेंट SCO3 है, लेकिन उसका कॉम्पेंसेशन PaCO2 होगा। उसी प्रकार अगर pH 7.4 से नीचे है और PaCO2 40 से ऊपर है तो वो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और अगर pH 7.4 से ज़्यादा है और PaCO2 40 से नीचे है तो वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अब जैसे हमने समझा था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को एक्यूट और क्रोनिक में उन्होंने डिवाइड किया है। तो एक्यूट में हम देखते हैं कि अगर PaCO2 चेंज होता है, अगर PaCO2 का लेवल चेंज होता है तो उस हिसाब से pH भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज होता है ना। हम देख रहे हैं कि PaCO2 यहाँ पे बढ़ा है तो pH भी काफ़ी मात्रा में एसिडोसिस की तरफ गया है। लेकिन जब क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो जब PaCO2 का वैल्यू बढ़ता है तो pH उतना चेंज नहीं होता। हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, मतलब pH में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PaCO2 के साथ में pH काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PaCO2 का लेवल ज़्यादा होने के बावजूद भी pH उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो ओवरऑल हमको इसको डायग्नोज करने के लिए SCO3:PaCO2 का रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर SCO3 और PaCO2 का रेशो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपका SCO3 1 से कम हुआ है तो PaCO2 भी 1 से कम होना चाहिए। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में अगर SCO3 2 से बड़ा है तो PaCO2 1 से बढ़ना चाहिए। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर आपका PaCO2 10 से बड़ा है तो SCO3 केवल 1 से बढ़ता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर PaCO2 3 से बड़ा है तो आपका SCO3 1 से बढ़ता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में अगर PaCO2 2 से कम हुआ है तो SCO3 केवल 1 से कम होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में अगर PaCO2 5 से कम हुआ है तो SCO3 1 से कम होगा। अगर आप ये चार्ट बना के लगा ले तो वैल्यूज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको यूज़ करके और हमारा जो अभी तक के हमने चीज़ें सीखी है उसके हिसाब से एक एबीजी को कैसे इंटरप्रेट करना है वो सीखेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे pH है 7.2, PaCO2 27 है और SCO3 है 12, सोडियम 140, पोटेशियम 4 और क्लोराइड 96। अब जो भी एग्जांपल हम समझ रहे हैं उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल है और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें पैथोलॉजी क्या है। तो अगेन इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एसिड, नॉर्मल और अल्कली में। अब pH 7.2 है तो ये एसिड है, PaCO2 27 है। अब 27 डेफिनेटली आपका जाएगा अल्कलोसिस केस में, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू हम 40 पकड़ रहे हैं। तो आपका PaCO2 हो गया अल्कलाइन में, और आपका SCO3 है 12। अब SCO3 डेफिनेटली 24 से नीचे है तो हम यहाँ पे SCO3 लिख देंगे। अब इस पे से जो हमने अभी तक के समझा है कि ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्योंकि pH और बाइकार्ब एक ही कॉलम में आ रहे हैं एसिड के, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है कि फुल नहीं है, वो देखने के लिए हमको pH देखना है। pH अभी भी एसिडिक है तो डेफिनेटली ये फुल्ली कॉम्पेंसेटेड तो नहीं है। अब pH और SCO3 एक कॉलम में और PaCO2 अभी शिफ्ट होना शुरू हुआ है ना, लेकिन अभी भी pH इसने नॉर्मल नहीं किया है, मतलब ये पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है। आप हमारे पिछले वीडियोस में उनको देख के ये चीज़ें समझ सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये है पार्शियली कॉम्पेंसेटेड।
अब इसमें देखते हैं कि सेकंड स्टेप है, इसमें हमको अनायन गैप कैलकुलेट करना है। अब अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड। तो ये अगर हम देखें 140 माइनस SCO3 is 12 प्लस 96, तो ये आएगा 32। तो अनायन गैप अगर 32 है तो मतलब ये हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इसका मतलब कि जो मटपॉइल्स हम बोलते हैं वो आएगा, है ना। तो वो सारी पैथोलॉजी इसमें होने के चांसेस है। अब अनायन गैप 32 है, तीसरा स्टेप है इसमें डेल्टा अनायन गैप कैलकुलेट करना। डेल्टा अनायन गैप, अब डेल्टा अनायन गैप का हम कैलकुलेट करते हैं 32 माइनस 12, ये 12 हमेशा रहेगा, वो आ गया 20। तो डेल्टा अनायन गैप हमारा 20 है। फोर्थ स्टेप है हमारा ये डेल्टा अनायन गैप प्लस करंट SCO3 वैल्यू, वो कितना आता है उसको कैलकुलेट करना। तो ये 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। अगर ये 32 आया है मतलब इसमें एडिशनल मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। क्यों? क्योंकि डेल्टा अनायन गैप बताता है कि 20 SCO3 कंज्यूम हुए हैं एसिड जनरेशन के कारण। जो जो एसिड तैयार हुआ है उसने 20 बाइकार्बोनेट कंज्यूम किए हैं। तो इसलिए अगर ये 20 और करंट SCO3 का वैल्यू अगर 24 आता था तो हम बोलते थे कि इसमें एडिशनल कोई पैथोलॉजी नहीं है। अगर वो 24 से बहुत नीचे आता है तो हम बोलेंगे इसमें नॉन अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एडिशनल है। लेकिन यहाँ पे ये 32 आया है मतलब यहाँ पे एडिशनल मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। तो यहाँ पे एडिशनल हो गया हमारा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस पार्ट में भी लिए हैं। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे में जाके उसको देख सकते हैं। फिफ्थ स्टेप हम देखेंगे कि SCO3 और CO2 PaCO2 का रेशो क्या है। अब SCO3 यहाँ पे हमारा कम हुआ है 12 से, और उस एवज में PaCO2 कितने से कम हुआ है। अगर हम 40 नॉर्मल पकड़ दे तो ये हुआ है 13 से। तो डेफिनेटली यहाँ पे SCO3 और PaCO2 लगभग 1:1 में कम हुए हैं। तो हमारा फाइनल इसमें मतलब एडिशनल रेस्पिरेटरी कोई पैथोलॉजी नहीं है ना। तो हम ये क्यों के देखते हैं कि एडिशनल रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी तो नहीं है, ये देखने के लिए। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी तो नहीं है। तो हमारा यहाँ पे डायग्नोसिस जाएगा, इस प्रॉब्लम का फाइनल डायग्नोसिस जाएगा पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस which is high anion gap metabolic acidosis plus metabolic alkalosis, राइट। तो ये हमारा फाइनल डायग्नोसिस हुआ। इसमें हम PaO2 का वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ऑक्सीजनेशन के लेक्चर में हम PaO2 का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि pH इज 7.25, PaCO2 इज 27, SCO3 इज 12, सोडियम 140, पोटेशियम 4 और क्लोराइड 118। तो अगेन इसको हम डिवाइड कर देते हैं एसिड, नॉर्मल और अल्कली में। अब यहाँ पे pH 7.25 है, डेफिनेटली ये 7.4 से कम है तो हम इसमें pH को एसिड के कॉलम में लिख देंगे। PaCO2 है 27, अगेन 27 40 से बहुत कम है तो ये जाएगा हमारा अल्कलोसिस में। और SCO3 है 12, अब 12 डेफिनेटली 24 से काफ़ी कम है तो ये हमारा SCO3 एसिड के कॉलम में जाएगा। अब यहाँ पे pH अभी भी एसिडिक है, मतलब ये फुल्ली कॉम्पेंसेटेड तो नहीं है। और ये pH और SCO3 एक लेवल में होने के कारण ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और PaCO2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा है, शुरू हो गया, इसलिए पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है। तो ये हो गया हमारा
पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब सेकंड स्टेज है अनाइन गैप कैलकुलेट करना। अनाइन गैप यहाँ पे हमारा रहता है सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड। तो ये हो गया 140 माइनस 12 प्लस 118, ये आ गया हमारा 10। तो अनाइन गैप अब यहाँ पे हमारा आया है 10। अब जब अनाइन गैप नॉर्मल है तो डेल्टा अनाइन गैप -2 आएगा, 10 माइनस 12 विच इज़ कंसिडर एज नॉर्मल, मतलब वहाँ पे कोई अनाइन गैप नहीं है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल अनाइन गैप पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप पट से समझ लेते हैं कि इसमें SCO3 और PaCO2 का क्या रेशो है। SCO3 यहाँ पे कम हुआ है 12 से और हमारा PaCO2 कम हुआ है 13 से। अगेन 40 माइनस 27 इज इक्वल टू 13। मतलब ये इसमें एडिशनल कोई और रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारा फाइनल डायग्नोसिस होगा पार्शियली कॉम्पेंसेटेड नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो इसमें प्लेन नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में से हमने समझा था रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, वॉमिटिंग, डायरिया, जो हमने नॉर्मल अनाइन गैप के कॉजेज समझे थे वो है, और उसके साथ में कोई रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी अभी नहीं है। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। अगर इसमें हम देखें कि pH है 7.5, PaCO2 48, SCO3 38, सोडियम 135, पोटेशियम 3.6 और क्लोराइड है 85। अब इसमें pH हमारा है 7.5, ये डेफिनेटली अल्कली है, तो मैं pH अल्कली के कॉलम में लिखता हूँ। PaCO2 है 48 जो 40 से ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको एसिड के इसमें लिखता हूँ। और हमारा SCO3 है 38, अब 38 डेफिनेटली 24 से ज़्यादा है, तो ये हमारा SCO3 जाएगा अल्कलोसिस के कॉलम में। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अल्कलोसिस क्यों है? क्योंकि pH अल्कलाइन है और क्योंकि SCO3 के चेंज के कारण हुआ है, इसलिए हम इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बोलेंगे। यहाँ पे pH अभी भी नॉर्मल की तरफ नहीं आया है, ये अभी भी अल्कलाइन है, लेकिन आपका PaCO2 अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा है, मतलब कॉम्पेंसेशन शुरू तो हुआ है लेकिन फुल्ली नहीं हुआ है। तो ये हमारा हुआ पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे अनाइन गैप। अब अनाइन गैप यहाँ पे आएगा 135 माइनस 38 प्लस 85, तो ये आएगा हमारा 12 विच इज़ नॉर्मल, है ना। इसके कारण हमारा डेल्टा अनाइन गैप भी आएगा 0। तो डेल्टा अनाइन गैप भी हमारा 0 आ गया। यहाँ पे मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस एडिशनल नहीं है, हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एडिशनली नहीं है। अब थर्ड स्टेप है हमारा देखना कि SCO3 के चेंज, SCO3 और PaCO2 का क्या रेशो है। तो यहाँ पे हमारा SCO3 बड़ा है, अगर हमारे यहाँ पे SCO3 बड़ा है 24, अगर हम इससे माइनस करते हैं तो ये आएगा 14 से, और PaCO2 हमारा बड़ा है 8 से। नॉर्मली हमने देखा है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में ये रेशियो रहता है 2:1। क्या ये 2:1 के करीब है? लगभग। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये सिर्फ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, इसके साथ में एसोसिएटेड कोई रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी नहीं है। तो ये हमारा आएगा, इसका डायग्नोसिस सिर्फ इतना ही आएगा, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसमें कोई एडिशनल एसिडोसिस या फिर एडिशनल रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। pH है 7.15, PaCO2 है 40, SCO3 है 15, सोडियम 140, पोटेशियम 4 और क्लोराइड है 98। तो अगेन एसिड pH हम इसको अगेन 3 इसमें डिवाइड करेंगे। pH है 7.15, डेफिनेटली ये एसिडिक pH है। हमारा PaCO2 है 40 जो कि नॉर्मल है, और हमारा SCO3 है 15, अगेन 15 24 से नीचे है, इसलिए ये एसिड है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि pH और SCO3 एक ही कॉलम में आ रहे हैं, इसलिए ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्योंकि अभी pH अभी एसिडिक है
और PaCO2 अभी भी शिफ्ट होना शुरू होने का है, इसलिए ये नॉन कॉम्पेंसेटेड है, इसलिए हम लिखेंगे इसको नॉन कॉम्पेंसेटेड। अब इसमें अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट है हमारा अनायन गैप। अनायन गैप अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड। तो ये अगर हम देखें अनायन गैप 27, डेल्टा अनायन गैप कितना आएगा? डेल्टा अनायन गैप इज इक्वल टू अनायन गैप माइनस 12, तो ये आ जाएगा 15, राइट। और ये जब हम डेल्टा अनायन गैप प्लस करंट SCO3 का वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा एक्सपेक्टेड होता है 24 के करीब, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। अब ये 30 24 से ज़्यादा है, मतलब इसमें एडिशनल मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अब इसमें हमको देखना है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ गया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, क्या रेस्पिरेटरी भी कोई पैथोलॉजी है? इसके लिए हम फिर से हमारा SCO3 और PaCO2 का वैल्यू देखेंगे, SCO3 एंड PaCO2। अब हमारा बाइकअप कितने से कम हुआ है, उसके एवज में PaCO2 कितना कम हुआ है। अब अगर 24 का अगर वैल्यू हम कंसिडर करें नॉर्मल, तो इसका SCO3 हमारा 9 से कम हुआ है, राइट। और PaCO2 हमारा कितना कम हुआ है? PaCO2 कम ही नहीं हुआ है ना, तो ये नीचे में आएगा 0। अब क्योंकि pH एसिडिक है और ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्राइमरी डायग्नोसिस है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये SCO3 और PaCO2 का लेवल 1:1 हो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 9:0 है, मतलब आपका PaCO2 बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जबकि बाइकअप 9 से चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे आपका PaCO2 चेंज नहीं हुआ है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PaCO2 कम हो। PaCO2 कम हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उसने PaCO2 रिटेन किया है, राइट। तो इसमें एडिशनली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। फिर से एक बार समझते हैं कि SCO3 9 से कम हुआ है, उसके एवज में हम समझ रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PaCO2 भी 9 से कम हो, लेकिन इसने PaCO2 कम नहीं हुआ है, मतलब PaCO2 रिटेन हुआ है। और जब भी PaCO2 रिटेन होता है हम उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? 3 चीज़ें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच इज नॉन कॉम्पेंसेटेड एंड विच इज हाई anion गैप प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे हमको 3 डिसऑर्डर्स मिले हैं, हाई anion गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर आप स्टेप वाइज जाए तो जो मिक्स एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स है उसको भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। 5th एग्जाम्पल समझते हैं। pH है 7.47, PaCO2 29, SCO3 22, सोडियम 140, पोटेशियम 4 और क्लोराइड है 106। तो अगेन इसको हम डिवाइड कर देंगे एसिड, नॉर्मल और अल्कली में। अब pH है आपका 7.47, pH अल्कलाइन है, PaCO2 है 29, ये डेफिनेटली 40 से कम है तो ये भी अल्कलाइन में है। और आपका SCO3 है 22। अब 22 वैसे नॉर्मल है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें 24 तो वो एसिड के कॉलम में लिखेंगे, तो SCO3। तो यहाँ पे हमने देखा कि pH अभी नॉर्मल नहीं हुआ है और pH और PaCO2 एक ही कॉलम में है, और SCO3 जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों? pH और CO2 एक ही इसमें, pH अल्कलाइन है इसलिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, और अभी pH नॉर्मल नहीं हुआ है इसलिए नॉन कॉम्पेंसेटेड है, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड नहीं है। और SCO3 अभी जस्ट शिफ्ट होना शुरू हुआ है एसिड के कॉलम में, इसलिए हमने इसको पार्शियली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोला है। अब अनायन गैप कैलकुलेट करते हैं। अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड। अब ये अगर हम देखें
तो ये आएगा 140 माइनस 22 प्लस 106, ये आएगा हमारा 12। तो ये अनाइन गैप हमारा 12 नॉर्मल आ गया। इसका मतलब डेल्टा अनाइन गैप हमारा होगा 0। अब जैसा हमने समझा था कि जब भी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी रहती है हमको उसे डिवाइड करना है, आइदर इट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी और क्रोनिक रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। तो जब हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोलते हैं तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में SCO3 और PaCO2 का अगर हम रेशियो देखें तो जिस मात्रा में PaCO2 कम हुआ है उस मात्रा में SCO3 का अगर रेशियो देखें तो एक्यूट में ये रेशो रहेगा 1/5 और क्रोनिक में अगर हम देखें तो ये रेशो रहेगा 1/2। तो जब एक्यूट में PaCO2 5 से कम होता है तो SCO3 के है तो PaCO2 1 से जब PaCO2 2 से कम होता है तो SCO3 1 से कम हो जाता है। यहाँ पे अगर हम रेशो देखें SCO3 बाय PaCO2 तो SCO3 हमारा कितने से यहाँ पे कम हुआ है, सिर्फ 2 से। और PaCO2 कितने से कम हुआ है, ये कम हुआ है हमारा 11 से। अगर हम नॉर्मल 40 कंसिडर करें तो ये 11 से कम हुआ है, अगर हम 24 कंसिडर करें तो ये 2 से कम हुआ। ये रेशो लगभग 1:5 के जैसा है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। और वही हमको ये भी इंडिकेट करा था कि ये पार्शियली कॉम्पनसेटेड रहेगा क्योंकि एक्यूट है। वही हमको बताता है कि pH 7.5 से 4.7 है, अभी भी ये अल्कलाइन रेंज में है। तो हमारा फाइनल डायग्नोसिस बनेगा एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विच इज पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। pH 7.42, PaCO2 29, SCO3 is 19, सोडियम 140, पोटेशियम 4 और क्लोराइड है 110। तो अगर हम इसको अगर डिवाइड करें एसिड, नॉर्मल और अल्कली में तो pH है हमारा 7.42। अब ये देखा जाए तो नॉर्मल रेंज में 7.35 टू 7.45 के इसमें, लेकिन हमने जैसे समझा था कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम 7.4 कंसिडर करेंगे। तो pH यहाँ पे 7.4 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम pH अल्कलाइन के कॉलम में लिखेंगे। अब PaCO2 जो है वो 40 होना चाहिए, वो कम होके हुआ है 29, तो ये डेफिनेटली अल्कलाइन के इसमें है। तो PaCO2 हमारा अल्कलाइन इसमें आ गया। और SCO3 है 19 कि 24 से कम है तो हम SCO3 को एसिड के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि pH लगभग नॉर्मल हो गया है, तो इसको हम फुल्ली कॉम्पेंसेटेड बोल सकते हैं। और क्योंकि pH अल्कलाइन है, ये अल्कलोसिस है, और क्योंकि PaCO2 के चेंज के कारण हुआ है, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विच इज फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कोई एडिशनल अनाइन गैप कैलकुलेट करना है ताकि कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो एडिशनल नहीं है वो देखने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे अनाइन गैप कैलकुलेट करते हैं, अनाइन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड, तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 11, तो हमारा अनाइन गैप है 11। ठीक है, तो डेल्टा अनाइन गैप हमारा हो जाएगा -1। तो लगभग इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अभी हमको इसको देखना है कि ये क्रोनिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो हमने इसके लिए SCO3 और PaCO2 का रेशो देखा था। यहाँ पे इसका रेशो कितना आ रहा है, अगर SCO3 इसका कम हुआ है 24 - 19 मतलब 5 से, और PaCO2 हमारा कम हुआ है 11 से, तो ये रेशो लगभग 1:2 का है। और अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में रेशो 1:2 का रहता है तो हम उसे कंसिडर करेंगे क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसका मतलब है कि अगर आपका PaCO2 2 से कम हो रहा है तो तुरंत आपका SCO3 1 से कम हो रहा है। ये जो इक्वेशन है ये हमने देखा था क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में। सो इसका हमारा फाइनल डायग्नोसिस हो गया क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस।
यहाँ पे pH है 7.26, PaCO2 है 60, SCO3 26, सोडियम 140, पोटेशियम 4 और क्लोराइड है 104। अगेन इसको डिवाइड करेंगे एसिड, नॉर्मल और अल्कली में। pH 7.26 है, डेफिनेटली एसिडिक है। PaCO2 40 से ज़्यादा है, ये एसिडिक है। और SCO3 26, वैसे देखा जाए तो 26 नॉर्मल रेंज में है, लेकिन क्योंकि 24 से ज़्यादा है इसलिए हम इसको अल्कलाइन केस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि pH अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, मतलब ये फुल्ली कॉम्पेंसेटेड तो नहीं है। pH और PaCO2 एक ही रेंज में है, एक ही साइड में है, इसलिए हम बोलेंगे इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और क्योंकि ये SCO3 अभी भी अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है, इसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। अब कोई एडिशनल मेटाबॉलिक पैथोलॉजी तो नहीं है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है, देखने के लिए हम अनायन गैप कैलकुलेट करेंगे। अनायन गैप होता है सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 10, राइट। तो अगर ये 10 का अनायन गैप है मतलब नॉर्मल है, कोई एडिशनल मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है। हम डेल्टा अनायन गैप भी अगर कैलकुलेट करें तो नॉर्मल आएगा। तो मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें नहीं है। अब हमको देखना है कि जितनी मात्रा में ये PaCO2 बड़ा है उसके एवज में SCO3 कितना बड़ा है। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम देखते हैं कि अगर एक्यूट केस है तो ये रेशो 1:10 रहता है, और अगर क्रोनिक केस है तो ये रेशो 1:3 रहता है। मतलब अगर एक्यूट कंडीशन में अगर PaCO2 बढ़ता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है और PaCO2 10 से बढ़ता है तो SCO3 केवल 1 से बढ़ता है। और क्रोनिक में जब PaCO2 आपका 3 से बढ़ जाता है तो SCO3 1 से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी यहाँ से कॉम्पेंसेट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे किडनी SCO3 को रिटेन करना शुरू कर देती है। यहाँ पे अगर हमारे केस में अगर हम कैलकुलेट करें कि SCO3 और PaCO2 का रेशो कितना है, तो हमारा PaCO2 यहाँ पे बड़ा है 20 से, 60 - 40 20, और SCO3 हमारा बड़ा है 26 - 24 = 2। तो ये रेशो हमारा 1:10 है। तो डेफिनेटली ये रेशो एक्यूट का है, इसलिए हमारा डायग्नोसिस हुआ एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विच इज पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है pH 7.34, PaCO2 60, SCO3 30, सोडियम 140, पोटेशियम 4, क्लोराइड 100। अगेन इसको हम डिवाइड कर देंगे एसिड, नॉर्मल और अल्कली में। अब pH है 7.34, अगर ये देखा जाए तो जस्ट अप्रोच हो रहा है 7.35 के करीब, लेकिन अभी भी ये एसिडिक है, तो pH में एसिड के इसमें लिख रहा हूँ। PaCO2 60 अगेन एसिडिक है, और SCO3 है 30, अब ये 24 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको SCO3 को अल्कलाइन ग्रुप में लिखेंगे। pH क्योंकि अभी भी 7.34 है, 7.4 से नीचे है, 7.35 के नीचे है, इसलिए हम इसको पार्शियली कॉम्पेंसेटेड बोलेंगे। हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है विच इज पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। अगेन नेक्स्ट स्टेप, हम अनायन गैप कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है देखने के लिए, तो अनायन गैप = सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड, ये आएगा हमारा 10। ठीक है, मतलब अनायन गैप नहीं है, एडिशनल मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है, डेल्टा अनायन गैप हमारा आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम जैसे समझे कि एडिशनल मेटाबॉलिक पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ साथ ये एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है, ये बताना भी ज़रूरी होता है। तो अगेन हम SCO3 और PaCO2 का रेशो देखेंगे। यहाँ पे SCO3 अगर एक्यूट में हमने देखा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक्यूट कंडीशन में ये रेशो 1:10 रहता है, और क्रोनिक कंडीशन में ये 1:3 रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो SCO3 to PaCO2 रेशो में आपका PaCO2 बड़ा है 60 से, 60 - 40 20 से, और SCO3 आपका बड़ा है 24, अगर आप 30 में से डिवाइड करते तो आएगा 6। तो ये रेशो लगभग 1:3 के करीब है। अगर ये दो रेशो में कंसिडर करें तो ये रेशो आपका 1:3 की तरफ आ रहा है, मतलब ये रेशो 1:3 के जैसा है। तो इसको हम क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेंगे। तो हमारा फाइनल डायग्नोसिस होगा क्रोनिक
respiratory acidosis which is partially compensated। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप जाके एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। अब ऑक्सीजनेशन के ऊपर हम सेपरेट कंसिडर करेंगे, उसमें हम PaO2 का लेवल किस तरीके से डायग्नोसिस में हेल्प करता है, उस हिसाब से कैसे इंटरवीन कर सकते हैं वो देखेंगे।